हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एकेरा क्लासेस। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। ठीक है। ये है हमारा लेक्चर 4। लेक्चर 4, ठीक है। तो आज हम इससे पढ़ेंगे लेक्चर 3 में जो जितना चीज पढ़ लीजिए उससे आगे हम इसमें पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह सब पढ़ लिए थे, ठीक है। ये जो पार्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उसके बाद उसके बाद जो हमें पढ़ना है ये वाला यूजेज ऑफ मिनरल एसिड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में मिनरल एसिड का क्या क्या यूज है। मिनरल एसिड में आपको पता ही है कौन कौन सा है। फिर से एक बार बता देते हैं। HCl आता है, H2SO4 आता है, और HNO3 आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम सल्फेट। देखिए जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें कौन सा ग्रुप है, सल्फेट ग्रुप है, ठीक है। जब सल्फ्यूरिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमोनियम सल्फेट साल्ट मिलेगा। और ये अमोनियम सल्फेट को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजर भी बोला जाता है, ठीक है। तो जब हम फर्टिलाइजर बनाते हैं तो फर्टिलाइजर हम इसी तरीके से बनाते हैं, हम एसिड का भी यूज वहाँ करते हैं, ठीक है। तभी ना जब हम फर्टिलाइजर को डालते हैं उसमें खेत वगैरह में डालते हैं तो उसमें कि जितना भी न्यूट्रिएंट्स रहता है वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स मिलने लगता है प्लांट को, ठीक है। फिर इससे हम क्या बनाते हैं, पेंट्स बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड पेंट्स में यूज किया जाता है, डाई में भी यूज किया जाता है, केमिकल्स में भी यूज किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक से जो हम बनाते हैं, ठीक है, प्लास्टिक में भी सल्फ्यूरिक एसिड का एक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर होता है, उसमें भी बनाया जाता है। डिटर्जेंट में भी यूज किया जाता है। एक्सप्लोसिव एंड कार्बेटरीज होता है, कार्बेटरी में भी एसिड आता है, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड आता है। और एक्सप्लोसिव जो बम वगैरह बनाया जाता है उसमें भी हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, हमारे लिए यूजफुल है, जो हर जगह मैक्सिमम जगह यूज करते हैं हम, ठीक है। तभी जाके हमें क्या मिलता है, ढेर सारा केमिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम द स्टील ऑब्जेक्ट एंड रिमूविंग स्केल्स डिपॉजिट फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर्स। देखिए ऐसे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका यूज किया जाता है रिमूविंग ऑक्साइड के लिए। जो ऑक्साइड बन जाता है ना इस पे, कोई भी मेटल वगैरह रहेगा, स्टील वगैरह, जिसे अगर हम आपको सिंपल तरीका बताएं, सिंपल चीज बताएं तो देखिए ये आयरन है, आयरन पे रस्ट लगता है तो रस्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड है। इस आयरन ऑक्साइड को हम एसिड से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, लेकिन इसमें क्या दिया है कि स्टील के लिए दिया है, ठीक है, फ्रॉम स्टील के लिए। लेकिन आप अगर चाहे तो आयरन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्केल डिपॉजिट इनसाइड द बॉयलर, जो बॉयलर के अंदर जो एक स्केल टाइप का डिपॉजिट हो जाता है, ब्लैक ब्लैक कलर का, आप देखते होंगे जो बॉयलर आप देखे होंगे तो देखे होंगे, ये तो ये व्हाइट टाइप का रहता है, ठीक है। ये आपके घर में ब्लैक टाइप का बनेगा, लेकिन जो जनरली इंडस्ट्री वगैरह रहता है तो उसमें क्या बनता है, एक व्हाइट टाइप का बन जाता है, लगेगा क्या वो चूना है, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए यही यूज किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज इन डाई स्टफ्स, टेक्सटाइल, कपड़ा की इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। ये फूड हो गया, फूड में भी यूज किया जाता है। फूड में भी कैसे यूज किया जाता है, खाने के लिए, ठीक है। लेदर इंडस्ट्री, ठीक है, जो लेदर का इंडस्ट्री है वहां भी HCl का यूज किया जाता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट से भी बनाया जाता है नाइट्रिक एसिड। जो अमोनियम नाइट्रेट है ये क्या है, फर्टिलाइजर है। ये जो है जब हम अमोनिया को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हमें साल्ट मिलता है, अमोनियम नाइट्रेट का साल्ट, यही साल्ट कहलाता है फर्टिलाइजर। फिर उसके बाद एक्सप्लोसिव यूज किया तो जो बम वगैरह में रहता है तो उस एक्सप्लोसिव में क्या, जैसे कि TNT, इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोलियम, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक्सप्लोसिव है। उसके बाद डाई यूज किया जाता है, और जो है बाद में और भी आगे प्लास्टिक्स वगैरह यूज किया जाता है।
तो ये जितना भी एसिड है ये डाई में यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव में यूज किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम डिफरेंट डिफरेंट एसिड को यूज करते हैं। तो ये तीनों एसिड क्या था, मिनरल एसिड था। मिनरल एसिड को हम इंडस्ट्री में इस सारे तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो यूज करने का लिखा हुआ है कि इसका यूज क्या है, ये आप क्या करिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। 3 नंबर का पूछ देगा कि यूज ऑफ मिनरल एसिड लिखना, इन इंडस्ट्री में मिनरल एसिड का क्या यूज है तो उसके बारे में भी लिखना है। 3 नंबर का दे देगा तो फिर आप 3 पॉइंट, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तीनों पे एक एक पॉइंट लिख दीजिए तो आपको 3 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बेसिस। एसिड के बारे में जान ली, अब हम जानेंगे इसके बारे में, बेसिस के बारे में। ठीक है, तो बेस क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। इसका टेस्ट कैसा है, बिटर इन टेस्ट है। एसिड का सावर इन टेस्ट था, इसका क्या है, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जितना भी ये बेस है वो क्या करेगा, रेड लिटमस को चेंज कर रहा है, किसमें, ब्लू में चेंज कर देता है। क्या, जब आप रेड लिटमस लीजिएगा उसको ब्लू में डालिएगा तो उसमें क्या होगा, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम ये वीडियो के हेल्प से दिखाए हुए थे, एनिमेशन वीडियो था, उसके हेल्प से हम ये दिखाए थे कि जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में कैसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, इट न्यूट्रलाइज द एसिड्स। देखिए ये क्या करता है, एसिड के साथ जब आप बेस को मिलाइएगा तो वो क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। जब एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा तो हमें क्या मिलेगा, एक साल्ट मिलेगा और साथ में पानी का रिलीज होता है, पानी रिलीज करता है। तो ये जो आता है एसिड और बेस का रिएक्शन आता है, जो कि किस, उस रिएक्शन के टाइप को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बोले एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनेगा, साल्ट बनता है और वाटर बनता है, सॉरी, वाटर बनता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद है मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड और बेसिस। देखिए जो मेटल ऑक्साइड बनता है और मेटल हाइड्रोक्साइड होता है वो दोनों को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास हो गया Na2O, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड्स। अगर हम बात करें सोडियम का हाइड्रोक्साइड तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए सोडियम क्या है, मेटल है, ये हो गया आपका क्या, मेटल का ऑक्साइड, और ये क्या हो गया, मेटल का हाइड्रोक्साइड। ये दोनों के दोनों क्या है, बेस है। अब हमेशा ध्यान रखिए जब भी ऑक्सीजन है किसी मेटल, ऑक्सीजन जब किसी मेटल के साथ मिला रहेगा तो वो क्या गया, मेटल ऑक्साइड बनेगा। और जब OH मतलब हाइड्रोक्साइड ग्रुप किसी मेटल के साथ मिला रहेगा तो उसको हम बोलेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड। तो जितना भी होता है मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड दोनों के दोनों क्या होता है, बेस होता है, बेस इन नेचर होता है। मतलब जब आप भी इसके सॉल्यूशन रेड लिटमस को डालिएगा तो वो क्या होगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका क्या हो गया, जैसे देखिए सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, etc। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड का एक एग्जाम्पल है ये। और ये चारों के चारों क्या है, बेस के कैटेगरी में आता है। उसके बाद कह रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बट इट इज नॉट ए मेटल हाइड्रोक्साइड। देखिए अमोनियम ऑक्साइड क्या है, बेस है, यह क्या है, बेस है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि अमोनिया जो बनता है किससे बनता है, नॉन मेटल से बनता है। ठीक है, तो अमोनिया जो बनता है नॉन मेटल से बनता है, तो ये क्या है, नॉन मेटेलिक हाइड्रो। देखिए अगर हम अमोनिया का फॉर्मूला आपको लिख कर बताएं, अमोनिया आपका हो गया NH3। तो N क्या है, नॉन मेटल, H क्या है, नॉन मेटल, तो दोनों नॉन मेटल से बना है, नॉन मेटल। ठीक है, तो ये जो आपका हाइड्रोक्साइड होगा ये कौन सा हाइड्रोक्साइड होगा, नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हो गया। लेकिन ये भी बेस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटल का ही हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बेस बनाएगा, कुछ कुछ एक्सेप्शन है जिसमें, जिसके एक्सेप्शन में ये आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके एक्सेप्शन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है, जिसका क्या है, एक एक्सेप्शन है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये क्या है, नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड।
उसके बाद है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आर बेसेस। जितना भी मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेटल बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? मेटल बाय कार्बोनेट, ठीक है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो देखिए ये क्या है? Na2CO3, ये आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अगर वही हम बात करें NH CO3, इसको हम ये बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों क्या है? ये दोनों का दोनों किस कैटेगरी में आता है? बेस के कैटेगरी में आता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जितना भी मेटल का कार्बोनेट होगा, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, सब के सब बेस कहलाएगा। तो जितना भी रहेगा मेटल कार्बोनेट और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट, या मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या मतलब हो गया? बाइकार्बोनेट। तो सारा का सारा मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस के कैटेगरी में आएगा। उसके बाद है अल्कलीज। अल्कलीज इसको बोलते हैं बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कलीज। जितना भी बेस है, ठीक है, अगर बेस तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं बेस प्लस वाटर। बेस प्लस वाटर बराबर आपका क्या हो जाएगा? अल्कलीज, ठीक है। तो जितना भी बेस होगा, जो भी बेस वाटर में सोल्यूबल है, तो वो क्या, वो कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा? अल्कलीज बनाएगा वो, ठीक है। तो लेकिन अब देखिए कुछ कुछ बेस ऐसा भी है जो कि क्या है, वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो वो क्या है, वो अल्कलीज नहीं बनाएगा। तो मतलब ये हो गया कि जितना भी अल्कलीज है वो उसको हम बेस बोल सकते हैं, ठीक है। जितना भी अल्कलीज है ये सारा का सारा अल्कलीज क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ऑल अल्कलीज, ऑल अल्कलीज आर बेस। लेकिन वही सब बेस क्या कहलाएगा? अल्कलीज। सभी बेस अल्कलीज नहीं कहलाएगा। ऑल बेसेज आर नॉट अल्कलीज। ये बात हमेशा, क्योंकि सारा का सारा बेस मतलब वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, कुछ कुछ बेस इनसोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए इससे रिलेटेड पॉइंट्स भी हम लिखा दिए हैं कि देखिए जित जहां तक हो सके आपके सुविधा के अनुसार हम सारा का सारा नोट्स यहाँ हम लिखकर उस चीज को हम समझा दिए। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा का सारा क्या है? बेस है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ बेस है, ठीक। कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये देखिए ऊपर का जितना है ये सारा का सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है? वाटर सोल्यूबल है। बात हमेशा ध्यान रखिए, ये सारा का सारा क्या है? वाटर सोल्यूबल भी है, ठीक है। वही अगर हम बात करें कि कौन कौन सा बेस इनसोल्यूबल है वाटर में, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों को दोनों क्या इनसोल्यूबल इन वाटर है। इस चीज को याद रखिए। कोई पूछ दे कि कौन सा बेस अल्कलीज नहीं है, तो आप ये बोल सकते हैं कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? अल्कलीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। जो भी बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं है वो सारा का सारा बेस अल्कलीज नहीं कहलाएगा। ये बात को हमेशा नोट कर लीजिए। तो यहाँ एक पॉइंट लिखा है कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, ठीक है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें भी आईपी लिख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन, जिस तरह की था उसमें वो व्हाट डू ऑल द एसिड्स हैव इन कॉमन, उसी तरह इसमें बेस के लिए भी है वो व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन, मतलब जितना भी बेस है उस सब के सब में क्या कॉमन है, ठीक है। तो सब में एक ही बात कॉमन है कि जब आप बेस को पानी के साथ मिलाइएगा तो वो क्या रिलीज करेगा? OH माइनस रिलीज करेगा। जैसे एसिड क्या रिलीज करता था? पानी में मिलाने के बाद H प्लस रिलीज करता था, ठीक है। तो उसी तरह बेस क्या रिलीज करेगा? OH माइनस रिलीज करेगा। जितना भी बेस है सारा का सारा यही भी सेम टू सेम रिलीज करेगा, OH माइनस। उसी में है कि कुछ स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है, कुछ वीक बेस हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? जैसे ही उसको पानी में मिलाइएगा तुरंत तो अपना OH रिलीज कर देगा। और जो वीक बेस क्या है, जैसे ही उसको पानी में मिलाइए कुछ टाइम बाद धीरे धीरे मतलब सारा का सारा OH को अपना वो रिलीज नहीं करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस सारा का सारा OH को अपना रिलीज करा देगा, ठीक है।
A base is a substance which dissolve in water to produce hydroxide ions। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन को क्या बोलते हैं? OH माइनस। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड है OH माइनस। तो ये सारा का जैसे कि बेस को तो डालिएगा, अभी हम बता दिए बेस को पानी में डालते हैं, ये क्या करेगा? हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज कर देगा। ठीक है। अब व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेस इज डाइल्यूटेड मिक्सिंग मोर वाटर इन इट, जितना भी है, जब बेस को जब हम बहुत ज्यादा पानी में मिला के उसको डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जो अमाउंट है वो अमाउंट उतना ही रहेगा। तो डेंसिटी बराबर मतलब क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बराबर हम ये बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन बराबर ये होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मोल अपॉन वॉल्यूम, ये होता है कंसंट्रेशन बराबर। ठीक है, तो देखिए हम जैसे जैसे पानी मिलाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा? ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। तो वही कह रहा है कि कौन सा कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा? हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। जो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इस बात को आप हमेशा नोट कर लीजिए। ठीक है, इसीलिए जब हम किसी भी बेस को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करने का मतलब हम जितना हो सके उतना वाटर हम मिक्स करते हैं। तो हम जैसे ही किसी भी बेस को डाइल्यूट करेंगे तो उसका OH का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे वाटर, वैसे वैसे OH में उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है टाइप्स ऑफ बेसिस। टाइप्स ऑफ बेसिस में क्या आता है? पहला जो टाइप्स आता है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस का आता है, दूसरा टाइप्स आता है वीक बेसिस का। सही है, अब हम बात करेंगे पहला कि स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होता है, इसका क्या प्रॉपर्टी है, हम किसको जानेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आएगा, और कौन सा हम जानेंगे कि वीक बेस की कैटेगरी में आएगा। तो जितना भी बेस होता है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। उस किस अनुसार हम डिवाइड करते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी बेस को जब आप पानी में मिलाइएगा तो वो क्या होगा? कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। कंप्लीटली आयोनाइज होने का क्या मतलब है? कि वो OH माइनस में टूट जाएगा सारा का सारा बेस, और यहाँ जो भी रहेगा मेटल का, अगर हाइड्रोक्साइड है तो मेटल M प्लस और OH माइनस, तो इसमें टूट जाएगा वो। तो कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब यही है कि जितना भी OH माइनस रहेगा उसमें सारा का सारा OH माइनस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एग्जांपल्स में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या होता है? जैसे ही इस दोनों बेस को आप पानी के साथ मिलाइए तो ये क्या होगा? कंप्लीटली आयोनाइज है। कंप्लीटली आयोनाइज का क्या मतलब है? कि इस दोनों के पास जितना भी OH माइनस आयंस रहेगा सारा का सारा आयंस ये रिलीज कर देगा, मतलब अपने साथ ये क्या करेगा? छोड़ देगा। जितना इसके पास OH माइनस होगा सारा का सारा को छोड़ देगा ये। ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीटली आयोनाइज। उसके बाद कह रहा है कि वीक बेस किसको बोलते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। वीक बेस क्या होता है? कि जब आप उसको पानी के साथ मिलाइएगा तो वो क्या करेगा? पार्शियली आयोनाइज होगा। पार्शियली आयोनाइज होने का क्या मतलब है? कुछ OH माइनस रिलीज होगा और कुछ OH माइनस रिलीज नहीं होगा, कुछ उसी में रह जाएगा, बेस के साथ ही रह जाएगा, और कुछ क्या हो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये क्या है? वीक बेस है। ठीक है, तो वीक बेस को हम ये भी बोलते हैं वीक एल्कलीज, और स्ट्रॉन्ग बेस को हम ये भी बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कली। क्योंकि जितना भी हम बेस को मिला रहे हैं वाटर के साथ और सारा का सारा बेस आयोनाइज हो रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज हो या फिर पार्शियली आयोनाइज आयोनाइज हो, इसका सीधा मतलब है कि आयोनाइज होने का सीधा मतलब आप निकाल सकते हैं कि वो बेस वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में डिजोल्व हो जा रहा है। जब तक वो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा तब तक वो आयोनाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो भी वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस हम जो डिसाइड कर रहे हैं वो एक टाइप का अल्कलीज भी है। हम वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस को वीक अल्कलीज या स्ट्रॉन्ग अल्कलीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वीक बेस को इसलिए हम बोलते क्या है? वीक अल्कलीज है, और स्ट्रॉन्ग बेस को हम ये बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, क्योंकि ये सारा का सारा वाटर में डिजोल्व आसानी से हो जाता है। जैसे डिजोल्व होता है वैसे ही आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, आयोनाइज का आप सिंपल मीनिंग समझिए कि उसमें क्या होता है? चार्ज क्रिएट हो जाता है। एक चार्ज पॉजिटिव पे क्रिएट होता है, दूसरा चार्ज क्या होता है? निगेटिव पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद एग्जांपल्स में आपका हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारा का सारा वाटर में डिसॉल्व कर जाता है, लेकिन ये जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है वो क्या रिलीज करता है, पार्शियली रिलीज करता है, फुल्ली रिलीज नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा प्रॉपर्टी जो बेस बेस का क्या क्या प्रॉपर्टी है, जैसे कि एसिड का ढेर सारा प्रॉपर्टी था। हम जनरली ये बोल सकते हैं कि जितना भी प्रॉपर्टी है बेस का, वो मैक्सिमम प्रॉपर्टी एसिड के प्रॉपर्टी से जस्ट अपोजिट है। ठीक है, जितना भी एसिड का प्रॉपर्टी हम पढ़ते थे उसका जस्ट अपोजिट कर दिया तो मैक्सिमम चीजें आपको बेस का प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक है, उसी में से हम कुछ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ के बारे में आप ये समझ सकते हैं कि ये सेम टू सेम क्या है, एसिड का अपोजिट है। जैसे कि इंग्लिश में बोलता था ना कि एसिड का अपोजिट क्या है, एसिड का एंटोनिम्स बेस में बोलते हैं और दूसरे तो कुछ बोलते नहीं है। तो उसी तरह सेम टू सेम प्रॉपर्टी पे भी लागू होता है कि जो भी एसिड का प्रॉपर्टी है उसका सेम टू सेम अपोजिट, ठीक है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग में, तो वो क्या होता है, बेस का प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए पहला प्रॉपर्टी के बारे में हम क्या बोल रहे हैं कि बेस का जो टेस्ट है वो क्या है, बिटर इन टेस्ट है। ठीक है, इसका टेस्ट कैसा है, बिटर इन टेस्ट है। अगर आप बिटर इन टेस्ट नहीं कभी चखे हैं तो आप क्या करिए, जो साबुन है घर में उसको पानी में मिला के थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए, तो आपको बिटर इन टेस्ट का आ जाएगा स्वाद कैसा है। ठीक है, बेसिस फील्स सोपी टू टच। सोपी टू टच का क्या मतलब है कि वो स्लिपी होता है, जैसे कि आप जैसे साबुन को टच करिए कैसा होगा, स्लिपी टाइप का रहता है। तो उसी तरह जितना भी बेस है उसको जब आप टच करिएगा वो स्लिपी टाइप का रहेगा। ठीक है, तो वो जैसे आप रखिएगा तो स्लिपी, मतलब कि अगर आप फिंगर पर रखते हैं तो फिंगर का जो फ्रिक्शन है वो कम कर देगा, जैसे ही फ्रिक्शन कम होगा तो क्या होगा, स्लिपी टाइप का हो जाएगा। तो इसे उसी इसलिए बोला जाता है कि ये सोपी टाइप का। दूसरी बात ये होगी, पहली बात ये है कि जो सॉप वगैरह बनाया जाता है तो वो सारा का सारा सॉप बनाया जाता है इसी से, बेस से ही बनाया जाता है, तो इसीलिए जो सॉप से ही आया है हमारा वर्ड सॉपी। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होगा आप लोग को। बेसिस टर्म्स रेड लिटमस टू ब्लू, इसके बारे में हम देख ही लिए थे। बेस क्या करता है, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि जितन जो भी सब्सटेंस को आप पानी में मिलाइए, पानी में मिलाने के साथ वो क्या होगा, आयोनाइज क्रिएट कर देगा। ठीक है, वो सब्सटेंस आयोनाइज हो जाएगा, जैसे ही वो आयोनाइज होगा तो सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में लाते हैं। ठीक है, तो जैसे हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें जैसे ही पानी में डालिए आयंस आयंस क्रिएट हो जाएगा, जैसे ही आयंस क्रिएट होगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक, और दूसरी बात समझिए कि जितना भी बेस या एसिड है उसको जब आप पानी में मिलाइएगा, ठीक है, पानी में मिलाइएगा, ये हमारा इसमें क्या है, वाटर है। ठीक है, तो वाटर में जैसे ही मिलाइएगा, अगर बेस है तो वो क्या करेगा, मेटल प्लस प्लस क्या होता है, ओ एच माइनस। ठीक है, मेटल का पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड का नेगेटिव आयन ये क्रिएट हो जाता है जैसे ही सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे ही सॉल्यूशन में चार्ज क्रिएट हुआ, चार्ज क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हुआ उस टाइम अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास करिएगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगा। मतलब वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री है और सारा जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है सारा का सारा फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है, जो आप देखे होंगे पढ़े ही होंगे, जो बोला जाता है करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं करंट। तो मतलब हम देखते हैं करंट भी देखते हैं किसके वजह से देखते हैं कि वो जो चार्ज है एक यूनिट टाइम में कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जब चार्ज का ही बात करते हैं तो हम सॉल्यूशन में भी तो हमारा चार्ज ही रहता है, तो ये चार्ज ही हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एसिड कंडक्ट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी, उसी तरह बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जितना भी बेस है, सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड मेटल साल्ट, जितना भी मेटल्स है उसको जब आप बेस के साथ रिएक्ट करवाइएगा, ठीक है, तो बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और ये मेटल साल्ट बनाएगा। ठीक है, तो उसमें से एक एग्जांपल ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक के साथ रिएक्ट करिएगा तो ये आपका जो बनेगा सोडियम जिंकेट बनेगा, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, ये जो सोडियम जिंकेट बनता है
तो इसमें जो ये पॉजिटिव पार्ट रहता है और ये मेटल का जो नेगेटिव पार्ट रहता है। देखिए जो बेस का पॉजिटिव है, जो बेस का मेटल है, वो क्या बनाता है, पॉजिटिव पार्ट बनाता है, साल्ट का पॉजिटिव पार्ट। और ये जो सिंपल नॉर्मल मेटल है, ये जो बनाता है साल्ट का नेगेटिव पार्ट बनाता है। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये साल्ट बनता है इसमें जो पॉजिटिव पार्ट रहता है वो हाइड्रोक्साइड का मेटल रहता है। ठीक है, हमेशा ये यही होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हीटेड विद जिंक देन द सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। जैसे ही कि इसको क्या होता है, हीट करते हैं, इस दोनों सॉल्यूशन को मिला के हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद हमें मिलता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म द साल्ट। जितना भी मेटल्स है, ठीक है, वो सारा का सारा रिएक्ट नहीं करता है इसके साथ, बेस के साथ। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में ले लें ये वाला NaOH प्लस Na, ठीक है, तो ये दोनों कभी रिएक्ट करेगा, रिएक्ट भी करेगा तो वही बनाएगा, NaOH ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो कुछ बनाएगा नहीं सब्सटेंस, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो हमेशा हर मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये बात को हमेशा ध्यान रखिए। कुछ कुछ ही रिएक्ट करता है। ठीक है, तो जिसमें कि ये आपके बुक में एक दिया है रिएक्शन, इस रिएक्शन को आप क्या करिए, याद कर लीजिए, और एग्जाम्पल में जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने से गलत नहीं होगा और आपको नंबर क्या होगा, फुल मिलेगा नंबर। ठीक है, अब कह रहा है कि जब आप बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाइएगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, तो साल्ट और वाटर बनेगा, इसके बारे में हम लिख देते हैं एक एग्जांपल के बारे में। हाँ, इसमें लिख देते हैं एसिड प्लस, सॉरी, ये लिख देते हैं यहाँ, हम पहले लिखते हैं बेस, क्योंकि ये बेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले बेस लिख रहे हैं। बेस प्लस एसिड, ये हम एसिड बेस में भी पढ़ चुके थे, सेम टू सेम यही है, एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ वही है। साल्ट बन गया प्लस वाटर बन गया। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम आपको बता दिए, लेकिन बाकी का एग्जांपल है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है एसिड में, उसमें आप जाकर वहां से देख लीजिए सारा का सारा। ठीक है, सेम एग्जांपल होगा एसिड बेस का ही। तो आपका ये हो गया NaOH प्लस HCl। सेम थ्योरी इसका भी यही है कि इसका जो मेटल है, मेटल पार्ट, जो एसिड का नॉन मेटल पार्ट है, ये वाला नेगेटिव पार्ट, ये दोनों एक साथ मिलकर क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, और बाकी का जो जो बच जाता है वो वाटर बचता है। वो बाकी का क्या बनाता है, वाटर बनाता है। ठीक है, उसके बाद करा बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म द साल्ट एंड वाटर। देखिए जितना भी नॉन मेटल ऑक्साइड होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। एग्जाम्पल में हम बात करते हैं CO2। ठीक है, CO2 को जब वाटर के साथ मिलाइएगा तो ये बनाता है, जब CO2 को वाटर के साथ मिलाइएगा तो ये आपका बनाएगा कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एसिड हो गया। आप प्लस बेस को सब मिलाइएगा तो क्या बनेगा, साल्ट और वाटर, सेम टू सेम इसके जैसा ही हो गया। जैसे कि अगर हम बोले CO2 प्लस वाटर बनाइए तो ये आपका बन जाए, तो ये आपका क्या बन गया, H2CO3। इसको अच्छे से लिख देते हैं, H2CO3, ये बन जाएगा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। तो अब इसमें घबराना नहीं है। जितना भी देखिए ये क्यों बनेगा, ये इसका क्यों बनेगा, क्योंकि जितना भी आप इस बेस लीजिएगा, तो बेस लीजिएगा ये क्या होगा, एक्वस होगा। एक्वस का क्या मतलब है, बेस प्लस वाटर रहेगा, तो वाटर जैसे ही इसके पास रहेगा तो ये वाटर आराम से CO2 के साथ रिएक्ट करके एसिड बना सकता है। ठीक है, तो ये जो बनेगा सिंपल सा बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस मिलके इसको जब आप हीट करिएगा तो ये बना लेगा साल्ट और वाटर बना लेगा। ठीक है, ये नॉर्मल सा रिएक्शन होगा, सेम टू सेम एसिड बेस जैसा रिएक्शन है। ठीक है, तो और कह रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जितना भी नॉन मेटल ऑक्साइड है वो सारा का सारा क्या है, एसिड से
नेचर है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि जितना भी है मेटल का ऑक्साइड वो बेस कहलाता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड वो एसिडिक कहलाता है। ठीक है, वो एसिडिक इन नेचर रहता है, वो बेसिक इन नेचर रहता है। ठीक, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो हम बात कर रहे हैं यूजेज ऑफ बेस, बेस का क्या क्या यूज है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज किया जाता है वो सॉप बनाने के लिए यूज किया जाता है। हम बोले थे कि आपको पहले ही कि जो बेस है हम सॉप बनाने के लिए यूज करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है पेपर बनाने के लिए। सिंथेटिक फाइबर्स लाइक रेयन, रेयन को बनाने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो जितना भी यूज होगा बेसिस का वो सारा का सारा बेस का यूज आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। याद कर लीजिए इसको, इसका कॉमन नेम हो गया आपको सेलेक्ट लाइम, केमिकल नेम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है किसके लिए, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किसके लिए किया जाता है, एंटी एसिड के लिए। जब आपको एसिडिटी हो जाएगी, एसिडिटी होने का क्या मतलब है, आपके स्टोमक में एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है। जब वो एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस यूज करते हैं। और कौन सा बेस यूज करते हैं, उस बेस का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस तरह काम करता है, एंटी एसिड की तरह काम करता है। ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है जो एक्सेस एसिड हमारे स्टोमक में होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है किसके लिए, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए। और जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का यूज हम करते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया था किसके लिए, बेकिंग सोडा के लिए। बेकिंग सोडा किस में यूज किया था, कुकिंग में, खाना बनाने के लिए, खाना को जल्दी पकाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज होता है, और एंटी एसिड के लिए भी यूज होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। ठीक है, और सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है उसके लिए भी यूज होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। अब कह रहा है कि हम जो देखते हैं कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब जैसे 5 एसिड डाल दिया, अब 5 एसिड हमें यही नहीं पता है कि भाई वो कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, या फिर ये भी हम बोल सकते हैं कि 5 एसिड है, एक ही एसिड का 5 ग्लास। ठीक है, जैसे कि ये 5 ग्लास ले लिए, एक ही एसिड है। ठीक है, HCl का। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं कि हम कंसंट्रेशन अलग अलग ले लिए, इसमें 2 मोलर, इसमें 1 मोलर, इसमें 2 मोलर, इसमें 3 मोलर, इसमें 4 मोलर, इसमें 5 मोलर। अब अलग अलग कंसंट्रेशन का हम लिए हैं एसिड, तो इसका क्या होगा, पीएच सबका अलग अलग हो। ठीक है, जैसे जैसे जो हम अमाउंट डिफर करेंगे तो इसी से क्या होगा, एसिड का अगर अमाउंट डिफर करें तो उसमें H+ का कंसंट्रेशन अलग अलग होना शुरू हो जाएगा। और बेस के लिए हम डिफर कर रहे हैं अमाउंट, तो OH- का कंसंट्रेशन अलग अलग होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ये चीज अलग अलग होगा, एसिड का H+ और बेस का OH- अलग अलग होगा, इसका पीएच स्केल क्या होगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम जितना भी स्ट्रेंथ देखते हैं बेस या एसिड का स्ट्रेंथ हम देखते हैं कि कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए हम ये जो स्केल यूज करते हैं उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल से ही हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इक्वल। जो प्योर वाटर है, अगर हम प्योर वाटर का बात करें तो H2O सिर्फ इतना रहता है। जब इसको हम तोड़ते हैं, आयोनाइज करते हैं, इसमें क्या रिलीज होता है, H++ OH-। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- दोनों का कंसंट्रेशन क्या रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, तो यही अब यहाँ पे बात कर रहा है। प्योर वाटर में हाइड्रोक्साइड आयंस और हाइड्रोजन आयन, दोनों आयंस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, प्योर वाटर क्या होता है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। जितना प्योर वाटर होता है ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसको आप बोल सकते हैं
यहाँ से यहाँ लिख दें तो न्यूट्रल। तो प्योर वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना ही बेस होता है। तो न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, एसिडिक का पीएच कितना होता है, बेस का पीएच कितना होता है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है। पीएच ऑफ सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। ठीक है। तो जो पीएच है, जो पीएच है, पीएच कह रहा है कि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस का। जो जितना भी एक एसिड में एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। या फिर हम बोल दें कि किसी सॉल्यूशन में एच प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, उसका इनवर्सली। मान लीजिए अगर किसी भी सॉल्यूशन में एच प्लस का कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या, उसका पीएच क्या होता है, लो होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एसिड का, एसिड का अगर हम बात करें तो एसिड को हम किस तरीके से जानते हैं, ये जानते हैं कि जब एसिड को आप पानी में मिलाइएगा तो उसका जो वो रिलीज करता है, वो क्या रिलीज करता है, एच प्लस रिलीज करता है। तो इसका क्या मतलब है कि एसिड में जो होता है हाई होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है, किसका हाई कंसंट्रेशन होता है, एच प्लस का होता है। तो इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, लो होगा। एक बात समझ आ गया। और दूसरी बात अगर हम बात करें बेस का, ठीक है, तो बेस क्या रिलीज करता है, ओ एच माइनस रिलीज करता है, एच प्लस रिलीज नहीं करता है। तो इसमें क्या हम बोल सकते हैं, इसमें लो होता है कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन होता है किसका, एच प्लस का। तो इसका पीएच क्या होगा, हाई होगा, हाई होगा। यहां तक समझ गए, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं। तो तब देखिए, तब जो हम इसको हम पीएच स्केल बनाते हैं, पीएच स्केल को हम यहाँ से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं और ये 14 तक जाते हैं और बीच में जो होता है 7। तो 7 को हम बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है, और इस साइड को बोलते हैं हम एसिड, और इस साइड को हम बोलते हैं बेस, इसीलिए बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे ये जो 14 होगा, 14 किसका होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है, और ये जो 0 होगा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। इसके बारे में अभी हम और थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है। तो लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे थोड़ा और चर्चा करेंगे। पी स्टैंड्स फॉर पोटेंज, इसका जो पी, जो पीएच में जो पी होता है उसका मतलब होता है पोटेंज, और एच जो स्टैंड करता है हाइड्रोजन आयंस के लिए। ठीक है। पोटेंज का क्या मतलब होता है, पावर। तो हम जो पीएच देखते हैं वो किसका देखते हैं, हाइड्रोजन आयन का पावर देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन कितना है उसमें। ठीक है। जो बेस और स्ट्रेंथ देखते हैं, जो पीएच स्केल देखते हैं, ठीक है, उसमें जो बेस का स्ट्रेंथ या फिर एसिड का स्ट्रेंथ देखते हैं तो उसको बोलते हैं पीएच स्केल। ठीक है। पीएच स्केल का जो वैल्यू रहता है कितना से कितना रहता है, 0 से 14, अभी हम आपको बता ही लिए। ठीक है। पीएच इज प्योर नंबर, इट डज नॉट हैव यूनिट। जितना भी पीएच हम निकालते हैं वो क्या है, प्योर नंबर है। जैसे कि हम 0 से 14 बात करेंगे, ये सब क्या है, प्योर नंबर है, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। ये क्या है, यूनिट लेस। आपसे कोई पूछेगा तो पीएच क्या है, तो पीएच आप बता सकते हैं, पीएच का यूनिट पूछेगा तो आप ये बता सकते हैं कि पीएच इज यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि न्यूट्रल सब्सटेंस है पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7। अभी हम बता दिए कि 7 पे क्या था, वो न्यूट्रल सब्सटेंस था। ठीक है। अगर 7 से कम होगा तो वो क्या कहलाएगा, सॉरी, अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच 7 है तो वो क्या करेगा, उसका नो इफेक्ट होगा लिटमस का, और जो भी अदर इंडिकेटर होगा वो सारा का सारा इंडिकेटर उस पर क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, जिस जो जैसा है वैसा ही उसमें भी रहेगा। देखिए, अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है तो उसका सीधा मतलब है कि अगर हम कोई भी इंडिकेटर उसमें डाल रहे हैं तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। न्यूट्रल सब्सटेंस उसको बोलते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि एसिड्स है पीएच वैल्यू लेस देन 7, जितना भी अभी हम बता दिए थे, जो 7 से कम है वो एसिड कहलाता है। ठीक है। मोर एसिडिक ए सॉल्यूशन इज लोअर विल हैव दिस पीएच। जितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा वो ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब अगर पीएच उसका कम है उस सॉल्यूशन का तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना पीएच कम होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा।
उसके बाद अगर हम बात करें बेस का, तो बेस में क्या है, बेस का पीएच क्या होगा, मोर देन 7 होगा, और बेस का जो पीएच है, जितना हाई पीएच होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो अब उससे पहले हम आपको बता दें कुछ कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ने से पहले हम आपको ये बता देते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे हो गया 14, और यहाँ पे हो गया आपका 0, और बीच में कहीं हो गया 7। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से हम बोलते हैं कि ये क्या है, एसिड का पार्ट आता है, और इधर क्या आता है, बेस का पार्ट आता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर हम जनरली बात करें, ठीक है, तो यहाँ से जब हम 0 से जाना शुरू करेंगे, कहाँ तक, 0 से अगर हम जाना शुरू करेंगे, लाइन गड़बड़ हो गया, लाइन टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं सीधा बनाने का लाइन, कि यहाँ से देखिए, जब हम यहाँ से जाना शुरू करेंगे, ठीक है, 0 से जा रहे हैं हम 14 तक। ठीक है, 0 से हम जब 14 तक जा रहे हैं, तो हम क्या हो रहा है, तो इसमें अगर हम एसिडिक नेचर का बात करें, तो एसिडिक नेचर क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा स्ट्रोंग होता है इस पॉइंट पे, और धीरे धीरे कम हो जाता है स्ट्रोंग एसिडिक नेचर। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं डिक्रीज इन एसिड, डिक्रीज इन एसिडिक नेचर। ठीक है, और भी लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको पहले मिटा लें, ये जो है जितना एसिड है ये इसको हम मिटा देते हैं, जिससे कि और हमें लिखने के लिए जगह मिल जाए। ठीक है, तो इस साथ है, अगर वही हम बात करें यहाँ से 0 से जाने के लिए, हम एसिड के बारे में बात की, तो एसिड का नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 0 से लेकर 14 तक जा रहे हैं। अगर हम वही बात करें बेस का, तो बेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ है, और बेस यहाँ पे वीक है। तो इधर से इधर हम जाएंगे तो बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंक्रीज इन बेसिक नेचर। अब हमेशा ध्यान रखिए, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 0 से लेके 14 जा रहे हैं। अब हम इसका उल्टा करते हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं 14 से 0 तक। ठीक है, अब हम 14 से 0 तक जा रहे हैं, तो देखिए 14 से 0 तक में क्या हो रहा है, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वीक बेस हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज इन बेसिक नेचर हो रहा है। अब फिर यहाँ से यहाँ जाने में एसिड का नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसिडिक नेचर। ठीक है, तो वही अगर हम आपको बोल दें, कुछ एग्जांपल्स दे दें, ठीक है, एक सब्सटेंस है, इसका पीएच कितना आ रहा है, 7.8। एक सब्सटेंस है बी, इसका पॉइंट आ रहा है 8। एक सब्सटेंस है सी, इसका पॉइंट आ रहा है 4, पीएच आ रहा है 4। और एक सब्सटेंस है डी, इसका पीएच आ रहा है 10। इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, हम आपको बताना है, इसमें बताना है आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बताना, इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका होगा, जिसका पीएच कम है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसका पीएच सबसे ज्यादा है, सॉरी, जिसका पीएच सबसे कम है वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसका पीएच सबसे ज्यादा है वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो कि आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या मतलब है, कि ऐसा इंडिकेटर जो आपको हर जगह यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम देखिए लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर हम ये तो नहीं बता सकते हैं कि जैसे कि अगर हम आपको बोलें, इसमें जो हम लिए हैं, दो सॉल्यूशन लिए हैं, दोनों में HCl है, इसमें है 1 मोलर। ठीक है,
और इसमें हम लिए हैं 2 मोलर, ठीक है? 2 मोलर कंसंट्रेशन और 1 मोलर कंसंट्रेशन, 2 सॉल्यूशन लिए। तो इस दोनों का क्या होगा, पीएच अलग होगा, ठीक है? लेकिन अगर हम लिटमस पेपर इसमें डालें, ठीक है, तो लिटमस पेपर सिंपली क्या करेगा, अगर ये एसिड है तो एसिड में क्या करेगा, ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि सॉल्यूशन ए का पीएच कितना होगा और सॉल्यूशन बी का पीएच कितना होगा। पीएच के बारे में लिटमस पेपर बताएगा ही नहीं। कोई भी इंडिकेटर लीजिए, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन या टर्मरिक, जो भी आपको इंडिकेटर लेना है, सारा का सारा इंडिकेटर ये आपको बस बताएगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है या कौन सा सॉल्यूशन बेस है। वो आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सा सॉल्यूशन कितना पीएच पे है, कौन सा सॉल्यूशन कितना बेसिक है, कौन सा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, ठीक है? तो पीएच के बारे में वो नहीं बताएगा। जो पीएच के बारे में बताता है उस इंडिकेटर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है? आप नॉर्मल इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में डिफरेंस समझ गए होंगे। नॉर्मल इंडिकेटर आपको पीएच के बारे में बिल्कुल नहीं बताएगा, वो सिंपली यही बताएगा कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर ये बताएगा कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ज्यादा बेसिक है। एसिडिक और नेचर और बेसिक नेचर तो बताएगा, लेकिन वो साथ में ये भी बताता है कि वो पीएच पे किस जगह एग्जिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन, ठीक है? कॉमन इंडिकेटर कैन नॉट टेल्स अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस। रिलेटिव स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि ये हो गया जैसे कि इसका पीएच 7 बताएगा, 8 बताएगा, किसी का 9 बताएगा, तो ये पीएच बताता है, ठीक है? तो लेकिन जो नॉर्मल इंडिकेटर है ये स्ट्रेंथ नहीं बताता। आपका पीएच के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करता नॉर्मल इंडिकेटर, लेकिन जो ये इंडिकेटर है वो चर्चा करता है, ये हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है? Universal indicator is a mixture of many different indicators that which gives different color at different pH value of the entire pH scale, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, ये जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर जो बना रहता है डिफरेंट डाई का बना रहता है, ठीक है? उसमें बहुत तरह का कलर रहता है। जैसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन उसमें डालिएगा तो उसका क्या होगा, कलर क्या होगा, चेंज होगा उसका। जैसे जैसे कंसंट्रेशन अलग अलग करिएगा उसका कलर क्या होगा, अलग अलग आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए आप आपका जो एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ है किस कंसंट्रेशन पे कौन सा कलर आएगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे एक बार जरूर एनसीईआरटी का बुक जरूर एक बार उल्टा कर देख लीजिएगा, उसमें सारा कंसंट्रेशन पे कौन सा कलर आएगा उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है? अब उसके बाद कह रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो पीएच का क्या है इम्पोर्टेंस हमारे पूरे लाइफ में, ठीक है? पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो गया कि जैसे कि हमारे शरीर में एचसीएल होता है। एचसीएल का काम क्या है, खाना पचाना, ठीक है? अब खाना पचाता है वो, ठीक है? खाना पचाते पचाते कभी क्या होता है कि एचसीएल एक्सेस अमाउंट में हमारे पेट में हो जाता है। जब एचसीएल एक्सेस अमाउंट में होता है तो उस टाइम हमें क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटा एसिड यूज करते हैं। एंटा एसिड में हमारा बेस को बोलते हैं मेंटा एसिड, ठीक है? तो हमारा क्या होता है, पीएच हमारा फिर कंट्रोल हो जाता है ना। हमारा पीएच, हमारे पेट का पीएच ना ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ज्यादा बेसिक होना चाहिए। तो हमारा जो पेट का पीएच है नॉर्मल पे रहना चाहिए, न्यूट्रल पे रहना चाहिए, तभी हम जिंदा रह सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स में आपका हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क मैग्नीशियम एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दोनों को दोनों क्या कहलाता है, एंटासिड कहलाता है, ठीक है? पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, ठीक है? देखिए जो टूथ डिके स्टार्ट होता है कौन से पीएच पे स्टार्ट होता है, जब पीएच इसका चेंज होकर 5.5 से कम हो जाता है तब हम बोलते हैं कि हमारा टूथ डिके स्टार्ट होना शुरू हो गया, ठीक है? कैल्शियम फॉस्फेट जो आपका दांत बना रहता है वो किसका बना रहता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है? अब देखिए जो ये जो है, देखिए टूथ डिके स्टार्ट कैसे होता है हम आपको बता, जब आप खाना खाते होंगे, खाना खाने के बाद क्या होता है कि कुछ जो फूड पार्टिकल होता है दांत के बीच में फंस जाता है। दांत के बीच में फंसने की वजह से क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया लगता है। और बैक्टीरिया उसको क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है। उसी ब्रेक डाउन में क्या होता है कि हमारे पूरे माउथ में एसिड रिलीज हो जाता है। तो उसी एसिड के वजह से हमारा दांत क्या होता है, तो उसमें दांत में डिके होना शुरू हो जाता है, ठीक है? उसी तरह अगर हम मुंह साफ ना करें तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमारा दांत दर्द देने लगता है, ठीक है? तो इसीलिए बोला जाता है कि हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट बना होता है किसका, बेस का बना रहता है। तो हमारे जैसे ही हम उसको
पूरा ब्रश करते हैं तो उसमें क्या होता है, पूरा जितना भी एसिड रहता है वो सारा का सारा बेस की हेल्प से न्यूट्रलाइज होता है। न्यूट्रलाइज होने के बाद हमारा दांत अच्छा से साफ हो जाता है, फिर हमें दांत दर्द नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद अगर प्लांट एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस, ठीक है, जितना भी है सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, जितना भी है आपका जो पीएच का सॉइल का पीएच होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ना इससे ज्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा इससे कम हो गया तो हमारा क्या होगा, प्लांट वहां पे ग्रोथ ही नहीं करेगा। आप सिंपल एग्जांपल आप समझ लीजिए, एक प्लांट है, उसमें जाके इसे डाल दीजिए, वो कुछ टाइम बाद डेड हो जाएगा, सड़ जाएगा, मतलब उसका ग्रोथ खत्म। और या फिर उसमें जाके बेसी डाल दीजिए तो उसका ग्रोथ तब भी रुक जाएगा, उसमें उसके बाद वो पूरा सूख जाएगा प्लांट। ठीक है, तो हमारा जो सॉइल का पीएच होना चाहिए प्लांट या एनिमल को ग्रो करने के लिए, वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, इससे ना ज्यादा इससे ना कम। ठीक है, देखिए अब कह रहा है कि जब सॉइल ज्यादा एसिडिक हो जाता है तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए, जो बेस यूज करते हैं। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं जब हमारा सॉइल ज्यादा एसिडिक होता है। कब हमारा सॉइल ज्यादा एसिडिक होता है, जब हमें एसिड रेन मिलता है तब जाकर हमारा सॉइल क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। उस केस में हम इस तरह का चीजें यूज कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड या फिर चौक वगैरह, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारा चीज हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो एसिडिक सॉइल है उसको बेसिक बनाने के लिए, न्यूट्रल बनाने के लिए। ठीक है, पीएच से चेंज एंड सर्वाइवल्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल जितना भी है, जैसे कि आप देखिए आवर बॉडी वर्क्स विद इन नैरो रेंज ऑफ 7.0 टू 7 हमारा बॉडी है वो भी क्या कर रहा है, 7.0 से लेकर 7.8 पीएच तक एग्जिस्ट करता है। ना हमारा बॉडी ज्यादा एसिडिक होता है ना हमारा बॉडी ज्यादा बेसिक होता है, तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल टाइप का होता है। ठीक है, तभी जाकर हम एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरी बात है कि जो पानी है, ठीक है, जो इंडस्ट्री से पानी निकलता है वो ज्यादा एसिडिक पानी रहता है। वो जो एसिडिक पानी जैसे ही वाटर में जाता है तो एक्वाटिक जितना भी एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल जैसे मछली हो गया, कछुआ वगैरह, जितना भी चीज है जो पानी में रहता है वो सारा का सारा मरना स्टार्ट कर देगा। वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका जीवन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लाइफ खत्म हो जाएगा। जैसे ही पानी एसिडिक हुआ उसका लाइफ खत्म होना शुरू हो जाता है। ना पानी ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ज्यादा बेसिक होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए पानी का पीएच, तभी जाके वहां उसमें एक्वाटिक लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, वेन द एसिड रेन इज 5.6, ठीक है, जब जो एसिड रेन कब हम बोलते हैं कि जब उसका पीएच क्या होता है, जब रेन वाटर का पीएच 5.6 के करीब आ जाता है तब उस रेन वाटर को बोलते हैं कि ये क्या है, एसिड रेन है। ठीक है, जब एसिड रेन होता है तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को यूज किया करते हैं। ठीक है, और न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं, ये बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वारफेयर, देखिए जो प्लांट और एनिमल है वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करता है एसिड। ठीक है, अब जैसे देखिए कि हनी भी हो गया, ठीक है, अब जैसे आपको मधुमक्खी काटा होगा, वो मधुमक्खी भी काटता है तो क्या करता है, तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए काटता है। जैसे मधुमक्खी काटा, आपके स्किन में एक एसिड रिलीज करता है, उस एसिड को बोलते हैं मेथोनिक एसिड। ठीक है, आपको एंट काटा उसका भी मेथोनिक एसिड। आप देखेंगे प्लांट में भी होता है नेटल लिप, नेटल लिप को आप टच करेगा उसमें क्या होगा, जैसे टच करेगा आपका हाथ में क्या होगा, खुजली टाइप का होने लगेगा, वो भी क्या करता है, एसिड रिलीज करता है। वो भी एसिड कौन सा रिलीज करता है, मेथोनिक एसिड रिलीज करता है। ठीक है, तो अब हो गया एंट जो काटता है आपको, चींटी वगैरह काटता है उसमें मेथोनिक एसिड रहता है। तो जितना भी प्लांट एनिमल है जिसके वजह से आपको खुजली होता है वो क्या करता है, एसिड रिलीज करता है आपके स्किन में, तभी आपको जाकर आपको क्या होता है, खुजली होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आपका जो बेसिक पार्ट खत्म हो गया। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे साल्ट के बारे में पढ़ेंगे और कॉमन साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हमारा था कौन सा था, लेक्चर नंबर 4 था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करें, जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में या फिर टॉपिक को समझने में दिक्कत ना हो, चीजें आपको अच्छे से मिल जाए। ठीक है, कहीं भी कुछ छोटा ना रह जाए। ठीक है, थैंक यू।